ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम रहा और माँ बाप का हमेशा सपोर्ट रहा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर ली। उसके बाद मेंस के लिए मैंने तैयारी की। आप मैरिड हैं कि अनमेरिड हैं? अभी अनमैरिड हैं। अनमेरिड है जी। तो फिर अब जो है जब मतलब आपका शादी होगा तो फिर आपके मम्मी पापा के हिसाब से होगा, फिर आप अपने अनुसार से मतलब कीजिएगा? नहीं, मेरे घर आखिरी सवाल है, कई छात्र छात्राएं हमारे गांव से जब पढ़ाई करने के लिए किसी बड़े शहर में जाते हैं, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं जाते हैं तो जो है मतलब अपने रास्ते से लक्ष्य से भटक जाते हैं। लड़का हो फिर कहीं लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, फिर लड़की जो है लड़के के चक्कर में कहीं पार्क चले जाते हैं घूमने, सिनेमा घर चले जाते हैं, मतलब जो है प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो कुल मिला के कहा जाए तो अपने आप को लक्ष्य से भटका जाते हैं। तो वैसे छात्राएं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, सबसे पहले उनको ये चीज़ दिमाग में हमेशा, जब वो घर से बाहर कदम रख रहे हैं या रख रही हैं, उनको सबसे पहला दिमाग में होना। मैम, आपके गांव में तो कई छात्र छात्राएं ऐसे भी होंगे जो आर्थिक रूप से जो है कमजोर होंगे और पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, खास करके हमारे समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे लोग जो है उनके बच्चे देखते होंगे कि प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए आपके पास कुछ प्लान है? वैसे बच्चों के लिए कि कईयों के मन में एक सवाल रहता है कि एक सपना रहता है कि जैसे मैं अपने गांव से पदाधिकारी बन जाऊंगा, मैं जो है बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो मैं अपने गांवों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आपके मन में ऐसा क्या है कुछ अपने गांवों के लिए? जब आप गांव से निकल के आए हैं, खासकर आप तो लड़की हैं, तो कई तरह की समस्याएं को झेल के आप यहाँ तक पहुँचेंगे, तो आप अपने गाँव वालों के लिए आप क्या कीजिएगा? जी, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। अभी मैं फ़िलहाल कटिहार जिले के वरीय उप समाहर्ता सह अंचल अधिकारी मैम के समक्ष मैं मौजूद हूं और आज मैं मैम से जानने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैम जिस पद पे अभी बैठी हुई है इसका संघर्ष क्या रहा है, कितना बाधाओं और कितनी समस्याएं को सामना करते हुए मैम इस पोस्ट पे आसीन हुई है, पोस्ट पे बैठी हुई है। मैम, इससे पहले कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत मैम स्वागत है मेरे चैनल पे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप कटिहार ज़िले में एक डनखोरा जैसे पंचायत, जो कि थोड़ा सा सुदूर इलाके में पड़ता है, वहाँ आए हैं ताकि यहाँ के बच्चों को मोटिवेशन मिले मेरे से और आगे इंस्पिरेशन मिले कि वो भी मेरी तरह बीपीएससी क्वालिफाई करे और अच्छे से अच्छे पोस्ट पे वो पदस्थापित हों। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका जो है प्राथमिक शिक्षा आप कहाँ से प्राप्त किए हैं और प्राथमिक शिक्षा के बाद आपका मीडियम क्या है और फिर उसके बाद बीपीएससी आप क्वालिफाई किए हैं, तो इस बीच जो है आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? जी, मेरी स्कूलिंग वनस्थली विद्यापीठ से हुई है और उसके बाद मैंने बीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमईटी यूनिवर्सिटी से और उसके बाद 2016 में मैं पास आउट हुई। उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ और 2018 में 64वीं बीपीएससी का पहली बार मैंने फॉर्म भरा। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा पीटी भी होगा, लेकिन अंदर से था कि देखते हैं, तैयारी करते हैं, हो जाता है तो फिर मेंस के लिए आगे प्रिपरेशन करेंगे। तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम रहा और माँ बाप का हमेशा सपोर्ट रहा कि मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर ली। उसके बाद मेंस के लिए मैंने तैयारी की और फिर मेंस क्वालिफाई हो गया, फिर मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन की। उसी बीच में 65वीं बीपीएससी का फॉर्म आया, उसी बीच में 65वीं बीपीएससी की भी पीटी क्वालिफाई की। तो ये सिलसिला मेरा 66वीं तक चलता रहा। हालांकि मुझे 65वीं बीपीएससी में ही बीपीएससी का सफ़र एंड करना पड़ा क्योंकि मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 65वीं बीपीएससी में मिल गया, तो 66वीं बीपीएससी का मैं मेंस नहीं दी। और जहाँ तक संघर्ष की बात है तो ये पूरा जर्नी 64वीं से लेके 66वीं के मेंस तक मेरा 3 साल का जर्नी था। तो मैं जिसमें कि कुछ दिन मैं दिल्ली में रही क्योंकि मेरा वहाँ से ग्रेजुएशन हुआ था। तो मुझे हमेशा फ्रेंड सर्किल से मुझे ये था कि मुझे आईटी में ना जाकर मुझे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए मैं फोकस की एनसीईआरटी पे, 6 से 12 एनसीईआरटी वो बहुत ज़रूरी है बेस के लिए और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद मैं बहुत सारे कोचिंग से भी मैं अपना नोट्स मंगवाई, उसको मैं सेल्फ स्टडी की और उसके बाद जब कोरोना टाइम आ गया तो मैं ऑनलाइन स्टडी पे फोकस की क्योंकि उस समय ऑफलाइन का कोई स्कोप नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ दिया, बहुत सारी क्लासेस भी की है। तो अगर बच्चे चाहे, जैसे कटिहार जैसा ज़िला है जहाँ से पटना का दूरी बहुत है, जहाँ से दिल्ली के लिए बहुत दूरी है, तो हम ऑफलाइन मोड में ना जाकर कोरोना के बाद से ऑनलाइन की बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, तो हम ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाई करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे कि मैम हमारे खास करके ग्रामीण इलाके में जो छात्र छात्राएं हैं उनके सामने एक आर्थिक चुनौती जो है वो सबसे बड़ी समस्याएं होती है। तो इस आर्थिक चुनौती से छात्र कैसे इससे निजात पाएँ, और खासकर जैसे आप अभी बताएं कि ऑनलाइन के माध्यम से भी जो है स्टूडेंट बीपीएससी का तैयारी कर सकता है घर पे रह के। तो आपको क्या लगता है मैम भी अगर स्टूडेंट एनसीईआरटी कवर करे और सिर्फ ऑनलाइन ही क्लास करे तो क्या वो संभव है कि बीपीएससी तक वो मतलब बीपीएससी निकाल लेगा? जी, ऑनलाइन मोड में आजकल सारी क्लासेस, मतलब जो भी बेस्ट क्लासेस हैं वो लोग ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं। और जो हम डाटा यूज़ करते हैं, हम जो फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, गांव-गांव में हर बच्चे चला रहे हैं। तो वही डाटा को अगर हम अच्छे डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करके हम ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू कर दें। यूट्यूब से बहुत सारी चैनल है, बहुत सारी क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं, जो कि अगर हम ऑफलाइन मोड में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत पैसा लगेगा। वहाँ रहने का खर्च हो गया, क्लास आने जाने का खर्च हो गया। तो वो सब खर्च को हम बचत करके हम ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर सकते हैं और घर बैठे। हाँ, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज़ जब देना है तो मैं कहूँगी टेस्ट सीरीज़ आप 1-2, लास्ट में 2-3 ऑफलाइन मोड में दें, ताकि एग्ज़ाम इन्वायरमेंट आपको पता चले और उस प्रेशर को आप झेल सकें। क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होगा मेंस का और पीटी का, तो ये चीज़ है। पढ़ाई आप ऑनलाइन कीजिए, घर से बैठकर कीजिए। आपको घर पे खाने का भी टेंशन नहीं होगा और आप घर बैठे जो भी आने जाने का खर्च है वो सब चीज़ें भी बचत कर सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड में आप, लेकिन लास्ट में मेंस का जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है वो 2-3 टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन मोड में दीजिए, ताकि आप एक कॉन्फिडेंट रहें कि हम लोग को एग्ज़ाम भी ऑफलाइन मोड में देना है। तो उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। जिस मैम स्टूडेंट का ऑनलाइन के माध्यम से अगर पीटी क्वालिफाइड हो जाता है, पीटी निकल जाता है, तो वैसे स्टूडेंट फिर ऑनलाइन के माध्यम से क्या मेंस निकाल सकता है? जी, ज़रूर निकाल सकते हैं। मेंस की सारी क्लासेस होती हैं। पीटी के बाद आपको अपना मार्क्स पता चल गया, बहुत सारे जो भी चैनल्स हैं वो कट ऑफ निकाल देते हैं कि इतने से इतने के बीच में कट ऑफ आएगा। तो आप अगर उस कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं तो अपनी तैयारी 2-3 दिन का टाइम लेके अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और जो भी प्रीवियस ईयर है मेंस के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना, जो कि आप प्री में भी करते हैं और मेंस में भी करते हैं। इंटरव्यू कोई प्रिडिक्टेड नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स कब क्या पूछे वो आपको पता नहीं है। लेकिन मेंस आपको 90% आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बार क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कि जो 2-3 टॉपिक है जहाँ से आप मतलब कि 90% गेस करके जा सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पूरा स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिस्टिक और डीआई है। प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हैं तो उसमें आप 70% स्कोर कर लीजिएगा। हिस्ट्री में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड रहता है प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स का। जहाँ तक बात करंट की है तो 6 से 8 मंथ का जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो आप किसी भी इसके कोचिंग के बुकलेट से पढ़ लीजिए और आप पिछले ईयर के, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बेसिस पे आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि नेक्स्ट किन उससे पूछा जा सकता है टॉपिक से। तो बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे आप एनालिसिस करके अपने एग्ज़ाम को ये कर सकते हैं, इजी वे में दे सकते हैं। मैम अभी जिस तरह से बीपीएससी को लेके बताई और आप वीडियो के माध्यम से सुन ही लिए होंगे कि हमारे जो खास करके ग्रामीण इलाके के, जिसके सामने जो है ग्रामीण इलाके के वैसे छात्र छात्रा हैं जिनके सामने आर्थिक चुनौती रहती है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए भी मैम रास्ता बता दी कि आप स्मार्टफोन का जो है सही यूज करके सही दिशा में जाके घर पर रह के बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। पीटी, मेंस और करंट अफेयर्स घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पटना हो, दिल्ली हो, कहीं जाके जो है आप तैयारी कर सकते हैं। घर पर रह के बिल्कुल आप बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। मैम इसके अलावा मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कईयों के मन में एक सवाल रहता है कि एक सपना रहता है कि जैसे मैं अपने गांव से पदाधिकारी बन जाऊंगा, मैं जो है बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो मैं अपने गाँवों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आपके मन में ऐसा क्या है कुछ अपने गाँवों के लिए, जब आप गाँव से निकल के आए हैं, खासकर आप तो लड़की हैं, तो कई तरह की समस्याएं को झेल के आप यहाँ तक पहुँचेंगे, तो आप अपने गाँव वालों के लिए आप क्या कीजिएगा? जी, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी 10-15 दिन
दिन पहले मेरे गांव में आग लगा, तो किसी को पता नहीं था कि अब आग लग गया तो अब कैसे इन लोगों को मुआवजा मिलेगा। तो तुरंत हमको फ़ोन किए, मम्मी को घर गए कि मैडम देखिए ना ऐसा ऐसा बात हो गया है, सो बउआ को फ़ोन लगाइए। तो फ़ोन लगाए हमको, तो पूछे कि क्योंकि अभी हम अंचल अधिकारी के पोस्ट पे हैं, तो हम बहुत अच्छे से भली भांति अपने पंचायत में हम ये चीज़ देख रहे हैं, अपने ब्लॉक में, तो हम उनको बहुत अच्छे से बताए कि मतलब 13,000 रुपया मुआवजा मिलेगा, अगर कोई पशु क्षति हो जाता है तो उसमें ये मिलेगा। तो मेरे इस पोस्ट पे आने से, भले हम उस गांव में पोस्टिंग नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा गृह जिला मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर में मेरा पोस्टिंग नहीं हो सकता है, लेकिन हम कहीं भी पोस्टिंग, जहां भी मेरा पोस्ट है, हम वहां से ये उन लोगों को सूचना तो दे सकते हैं ना। इस तरह से हम उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ तुम्हारी मदद किस तरह से हो सकती है, उनको क्या क्या राशि मिल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी जगह पे जाके किसी को मदद करें। वेलफेयर का मतलब है कि आप कहीं भी रहें, उनको सही डायरेक्शन में एक दिशा दे दीजिए कि आप इस जगह जाइए, आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ से भी उसका मदद किया जा सकता है। तो हम अपने मतलब हमको ये खुशी होता है कि अगर कोई भी चीज़ गांव वालों को, क्योंकि गांव वालों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि इस चीज़ का कहाँ से जानकारी मिलेगा, ये पैसा कहाँ से मिलेगा, तो कम से कम मेरे थ्रू वो ये इन्फॉर्मेशन तो पा ले रहे हैं ना कि सही जानकारी मिल जा रहा है मेरे थ्रू कि हाँ इस तरह से हमको यहाँ से पैसा मिलेगा, हम उनके पास जाएंगे तो हमको ये चीज़ का फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ है जिससे मतलब कि हम थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प कर दे तो बहुत बड़ी बात है। और मैम आपके गांव में तो कई छात्र छात्राएं ऐसे भी होंगे जो आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर होंगे और पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, खास करके हमारे समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे लोग जो है उनके बच्चे देखते होंगे कि प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए आपके पास कुछ प्लान है? वैसे बच्चों के लिए है, देखिए सरकार की अभी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जिसके थ्रू वो एंट्रेंस दें। जैसे अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए छात्रावास है जिसका वो एंट्रेंस देंगे। एंट्रेंस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बेसिक लेवल का होता है, 12th के लेवल का होता है। वहाँ पे वो एंट्रेंस दे और फिर उसके बाद उसमें उनका दाखिला हो जाएगा, तो वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, खाना और पढ़ाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अल्पसंख्यक दलित परिवारों के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर जी का छात्रावास चल रहा है, वहाँ से वो अपना शिक्षा कर सकते हैं। मतलब मेन होता है तैयारी के दौरान जो खर्च है वो सरकार बेयर करती है, रहने खाने और आपको बुक्स का, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा आगे की सफलता के लिए। मैम एक आखिरी सवाल है, कई छात्र छात्राएं हमारे गांव से जब पढ़ाई करने के लिए किसी बड़े शहर में जाते हैं, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं जाते हैं तो जो है मतलब अपने रास्ते से, लक्ष्य से भटक जाते हैं। लड़का हो फिर कहीं लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, फिर लड़की जो है लड़के के चक्कर में कहीं पार्क चले जाते हैं घूमने, सिनेमा घर चले जाते हैं, मतलब जो है प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो कुल मिला के कहा जाए तो अपने आप को लक्ष्य से भटका जाते हैं। तो वैसे छात्राएँ के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, सबसे पहले उनको ये चीज़ दिमाग में हमेशा, जब वो घर से बाहर कदम रख रहे हैं या रख रही हैं, उनको सबसे पहला दिमाग में होना चाहिए कि माँ बाप हमको किस कंडीशन में भेज रहा है। प्यार मोहब्बत करना ये तो दूसरा चीज़ है। सबसे पहले आप जिस कैरियर बनाने के लिए गए हैं उस कैरियर को बनाइए। जब सफलता आपको मिल जाएगी तो खुद ब खुद आपके कदमों में सब रहेगा, जो भी आप पसंद करते हैं, जिस भी चीज़ को आप पसंद करते हैं। लेकिन उससे पहले है कि जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं उस चीज़ को प्राप्त कीजिए, लक्ष्य को हासिल कीजिए। क्योंकि बहुत सारे हम लोग बिहार में रह रहे हैं और बिहार में जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से पटना और दिल्ली जाने के लिए माता पिता को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष को हमेशा ध्यान में रखें कि माँ बाप हमारा एक तरफ कितना मेहनत से कमा के हमको यहाँ भेज रहा है, तो अपने आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। और अगर डिस्ट्रैक्शन होता भी है तो तुरंत संभलिए कि नहीं, हम जिस मकसद के लिए आए हम उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे, फिर हम कुछ और देखेंगे। तो सफलता को हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ कंट्रोल कीजिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। मैम एक आखिरी सवाल, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? अभी अनमैरिड है। अनमैरिड है, तो फिर आप जो है जब मतलब आपका शादी होगा तो फिर आपके मम्मी पापा के हिसाब से होगा, फिर आप अपने अनुसार से मतलब कीजिएगा? नहीं, मेरे घर से ये बाधा नहीं है कि अगर लड़का अच्छा है, माँ बाप को पसंद है तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर कुछ अपने मुताबिक हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली, यहाँ तक हम आए हैं तो हम फैमिली के बदौलत आए हैं, अपने पेरेंट्स के बदौलत आए हैं। तो हर चीज़ को ध्यान में रख के, क्योंकि हमको भी समाज में रहना है, उनको भी समाज में रहना है, तो समाज को देखते हुए जो चीज़ सही रहेगा उचित फैसला लेंगे।
चल बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। और आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है और कई सारी चीज़ें मैम जो बताई है बिल्कुल छात्र छात्राएं के अपने जहन में इनको लेके आगे बढ़े। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वराज।